हमारा पहला अध्याय ईंटें मन के और अस्थियां पूरा हुआ। हमने आपको बताया था कुछ डाउट्स हों, आपके कुछ प्रश्न हों तो आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न भी मैंने व्हाट्सएप किए थे आपको, और उसके बाद दूसरे चैप्टर का पीडीएफ मैंने आपको डाला था, राजा, किसान और नगर। मुझे आशा है और विश्वास है कि आपने दूसरा चैप्टर का जो पीडीएफ है या आपने डाउनलोड कर लिया होगा, पढ़ा होगा। राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, ये उस काल के बारे में, जिस काल को हम पढ़ेंगे, जिस काल को हम देखेंगे, उस काल के ये सारी चीजें एक हम इन विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा, किसान और नगर, अर्थात ये जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, अर्थात 1200 वर्ष के इतिहास की जानकारी इस चैप्टर से हम करेंगे, जिसमें हम केवल राजा के बारे में ही नहीं, बल्कि राज्य व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था, किसान, कृषि, नगर, व्यापार, वाणिज्य, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, आपने देखा है, पहले पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में कि 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, और उसके 1000 साल बाद तक भारत में नगरों का कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, या ऐसी कोई नगरीय सभ्यता नहीं मिली। हड़प्पा के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारत में फिर से शहर बसने लगे और कुछ नई चीजें विकसित हुई। लगभग 1000 साल कहेंगे, 1500 साल के आसपास, हड़प्पा के 1500 वर्ष बाद सिंधु और उसकी उपनदियों के किनारे जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने ऋग्वेद की रचना की, या ये कह सकते हैं सिंधु और उनकी उपनदियों के किनारे ऋग्वेद की रचना हुई, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेद आप जानते होंगे, वेद कितने हैं? आप सही समझ रहे हैं, 4 वेद है, और उन वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। वो इसी काल में सिंधु और उसकी उपनदियों के किनारे पर लिखा गया होगा। यही वो काल था जब उत्तर भारत में, दक्कन और दक्षिण में मानवीय बस्तियां अस्तित्व में आई। दक्कन, कर्नाटक तक जो चरवाहा बस्तियां थी या छोटे कृषक थे, उनकी बस्तियां भी प्रकाश में आई। और इसी ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण में शवों का एक संस्कार करने का जो महापाषाण संस्कृति कहा जाता है, महापाषाण के नाम से ख्यात बड़े बड़े पत्थरों के से ढके हुए शव मिले हैं, जिसे महापाषाण काल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और उन महापाषाण के बीच जो शव रखा जाता था, उनके साथ लोहे के हथियार औजार भी रखे गए हैं। कुछ चीजें, जरूरी चीजें रखी गई हैं, जिसे ये कहा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग भी वो लोग करने लगे थे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मुखर आरंभिक राज्य बने, साम्राज्य बने, राज्य और रजवाड़े बने। तो राज्य का विकास, साम्राज्य का विकास जो हुआ, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। इसके पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे जिन्होंने राज्यों के विकास में योग दिया। उनमें सबसे बड़ी बात थी कृषि उपज को संगठित करने के तरीके। कृषि की उत्पादन बढ़ने लगा था, साथ साथ ही एक महाद्वीप में नगरों का उदय हो गया था, नए नगरों का उदय हुआ। इस काल का जो इतिहास है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच 1200 साल का जो इतिहास है, उसको जानने के लिए इतिहासकारों ने कई प्रकार के तथ्यों को संकलित किया है, और जिसमें अभिलेख हैं, ग्रंथ हैं, सिक्के हैं, चित्र हैं, विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, और इन जटिल प्रक्रियाओं से यह आभास होगा कि इन माध्यमों से पूरी कहानी का आभास नहीं होता, कुछ और चीजें भी चाहिए जो इतिहास लिखने के लिए।
और वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसको हम देखें, सबसे पहले आपकी जब आपने पीडीएफ देखा होगा या पुस्तक देख रहे होंगे तो आपको पहला पॉइंट मिलता है प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप और पियदस्सी, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसने आरंभिक जो अभिलेख थे, जो लिखे हुए थे, उनका अर्थ खोजने का प्रयास किया। 1830 के दशक में प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखे हुए थे उसको समझने में कामयाबी पा ली, और बहुत से अभिलेख एक ही लिपि में लिखे हुए थे जो ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी गई, जिनमें किस विषय में लिखा गया ये भी नहीं समझ पाया था। इसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, और जिसमें एक राजा का बार बार उल्लेख था, पियदस्सी। पियदस्सी अर्थात जो देखने में अच्छा लगे, जिसके दर्शन अच्छे लगे, मनोहर मुखाकृति वाला। और प्रिंसेप को पता चला कि पियदस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर दक्षिण भारत में बाद में मालूम चला कि दक्षिण भारत के कुछ अभिलेख हैं, उन पर राजा का नाम भी लिखा हुआ है, और वो राजा का नाम अशोक लिखा हुआ है। जब अशोक लिखा हुआ है, सभी एक ही लिपि में लिखे गए हैं, एक ही विषय लिखा गया है, लिखने की जो शैली है वो एक ही है, तो इतिहासकारों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ये सारे अभिलेख जो अफगानिस्तान, वर्तमान के कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और उड़ीसा के तटवर्ती जो भाग है, कलिंगा जो कहा गया, वहां तक के ये अभिलेख उस समय मिले। बौद्ध ग्रंथकों के अनुसार भी अशोक उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया था। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और छानबीन करने की कोशिश की, क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। हाँ, लेकिन सीधा संबंध राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का संबंध था, लेकिन सीधा नहीं था, उसके अप्रत्यक्ष संबंध था, वो हम देखेंगे। जब बात हम कर रहे हैं, आप इसकी अभिलेख की बात करें तो अभिलेख क्या है? अभिलेख कठोर सतह पर, चाहे धातु का हो या पत्थर की, कठोर सतह पर लिखे गए जो लेख हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। और इन अभिलेखों के बारे में जो अध्ययन करता है वो अभिलेख शास्त्र, जो विषय अभिलेख शास्त्र के नाम से जाना जाता है, और जो लोग इनका अध्ययन करते हैं वो अभिलेख शास्त्री कहलाते हैं। आमतौर पर अभिलेखों को पढ़ते समय बड़ी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि जो लिपि है वो समय के अनुसार बदलती रहती है और लिपि को समझने में कठिनाई होती है। आपको बात करेंगे आगे, तो प्रारंभिक राज्य, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आरंभिक इस काल का जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ गया था एक बार कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह काल है जब राज्य और साम्राज्य, जनपदों का विकास होने लगा था। इसके अलावा एक धार्मिक क्रांति कह सकते हैं, सांस्कृतिक क्रांति कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे बड़े धर्म प्रवर्तकों का उदय इसी काल में हुआ, जिन्होंने बड़े क्षेत्र में लोगों को प्रभावित किया। एक और खास बात है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख भी इसी काल में मिलता है। हम बात करें इसका अलावा सिक्के ढलने लगे थे, सिक्के भी इसी काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के ढलने लगे। नगरों का विकास हुआ, नगरों के चारों तरफ सुरक्षा की दीवार, किले और राजधानियां बनने लगी, स्थायी सेना रखी जाने लगी और कर एकत्रित करने वाले ढांचे का विकास हुआ था। इस तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है जो भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये काल 16 महाजनपदों का काल है। इस बार शायद प्रश्न भी आ गया था कि जनपद और महाजनपद में क्या अंतर है।
महाजनपद क्या कहेंगे? जनपद का अर्थ है, जन का अर्थ होता है समूह और पद का मतलब है पहल। जहां एक समूह या समुदाय पहली बार बसा हो, जहां टिका हो, रुका हो, ऐसे लोगों का समूह जो एक जगह बसा हो, वो जनपद कहलाता है। और ये जनपद जब बड़े हुए, अपनी स्थायी सेना रखने लगे, अपने नगर हुए, इनके राजधानियां बनने लगी, राज्य का शासन चलाने के लिए स्थायी सेना बनने लगी, कर का ढांचा नियमित रूप से बनने लगा, तो महाजनपद बने। और जनपद छोटे क्षेत्र को कहा गया। ये 16 महाजनपदों का उल्लेख उस समय के स्रोतों में हमें उपलब्ध मिलता है। इसके अलावा गण संघों का भी उल्लेख मिलता है। गण संघ, जिसको आपके भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध का जन्म इन्हीं गण संघों में हुआ था। गण संघ है क्या? गण संघों में कई लोगों का एक समूह शासन करता है। इसके लिए एक शब्द जो दिया जाता है, जिसमें गुआर्की, जिसमें बहुत से लोगों का शासन, बहुत से लोग एक समुदाय इकट्ठे होकर शासन करते हैं। जैसे आपने रोम में पढ़ा होगा पहले, सीनेट, और जो शासक था वो अपने आप को प्रधान सेवक मानता था। तो इस तरह का शासक गण और संघों में था, तो इसमें एक समुदाय, जिसमें एक राजा भी नियुक्त होता था, लेकिन उन लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह भी शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्र संघ की ही भांति कुछ अन्य राज्यों में भी भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी तरह से ये गण संघ अगले 1000 साल तक बने रहे। और मैंने पहले बात की कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती है, जिसे किले से घेराबंदी किया जाता था, राजधानियों का रखरखाव होता था, जिसमें एक परमानेंट सेना होती थी, और सेना के रखरखाव के लिए धन चाहिए, कर चाहिए, इसके लिए स्रोतों के लिए परमानेंट नौकरशाही की व्यवस्था भी थी। हो गया ना?